हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। ये कंटिन्यू सेशन चला आ रहा है और आप सभी को पता होगा, हमारे जितने भी रेगुलर व्यूवर्स हैं, जितने भी रेगुलर बच्चे हैं, उन सभी को पता होगा कि ये क्लास कंटिन्यू चला आ रहा है। और चैप्टर 3 हम लोग क्लियर कर चुके हैं और आज जो होने वाला है चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होने वाला है। आप सभी को यहाँ बहुत अच्छे से विजिबल होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं, जो 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। जो भी बच्चे 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन आंसर का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर देखें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सेशन सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए इक्वल रूप से समान है, यानी कि कहने का अर्थ है कि सारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये सेशन यूजफुल है, उपयोगी है। चाहे वो बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, हरियाणा के हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस सभी के लिए जहाँ पे हिंदी भाषा चलती है, उन सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए एक समान रूप से उपयोगी है। इसलिए आप तो देखिएगा ही, और आपके जो सहपाठी है, जो भाई बहन है, जो कजन है, उनको भी रिकमेंड कीजिएगा कि यहाँ जो क्लास है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। हमारी जो क्लास चलती है, हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास चल रही है, जो भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास चल रही है, यह बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है कि पहले हम लोग थ्योरी की क्लास करते हैं। ठीक, पहले हम लोग थ्योरी करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्यू एंड ए और क्यू एंड ए, यानी कि जो 1 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न जो 1 नंबर वाले हैं, और ये जो है 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो भी प्रश्न उत्तर है, यह बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से यहाँ पे मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। इसलिए प्रॉपर ये क्लास देखिए, कंटिन्यू देखिए, और आप कोई थ्योरी का नोट्स बनाए या ना बनाए, चैप्टर का नोट्स बनाए या ना बनाए, ठीक है, ये चैप्टर भी कह सकते हैं इसको। चैप्टर का नोट्स आप बनाए या भले ही ना बनाए, लेकिन क्वेश्चन आंसर का नोट्स आप जरूर बनाइए। मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको प्रॉपर विजिबल होगा कि जो राज व्यवस्था होता है, राजनीति होती है और जो राजनीति विज्ञान, ये तीनों शब्द बहुत बार कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तीनों शब्द एक ही है, इनके मायने भी एक ही है। लेकिन ये तीनों शब्द काफ़ी अलग-अलग है और तीनों के मायने अलग है। इसलिए अगर आपको इन तीनों शब्दों में प्रॉब्लम होता है या नहीं भी हो, अगर जानना हो, तो जाकर के ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपको इस मतलब टॉपिक कहने का अर्थ है, इस शब्द से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, हमारे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, लेकिन नए व्यूअर्स को मैं बता दूँ कि क्लास मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार होती है, और इसका जो टाइम रखा गया है, जो समय रखा गया है, वो 8 पीएम यानी कि 8 बजे शाम में रखा गया है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर अगर मैं कोई पीडीएफ शेयर करना चाहूँगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही शेयर करूँगा। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, ताकि इम्पोर्टेंट पीडीएफ के लिए आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, मैं खुद ही शेयर कर दूँगा। और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेशन के बाद कि क्लास कैसा लगा। एक वीडियो के बारे में और बात करूँगा, जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, इसका वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है, जो 2023-24 के लिए जो सिलेबस उपयोगी है, दो बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पूरी तरह से नए पैटर्न को ध्यान में रख कर के ये सिलेबस बनाया गया है आप लोगों के लिए। तो एक बार जा कर के ज़रूर देखिएगा, इसमें किस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, किस चैप्टर को हटा दिया गया है, या किस चैप्टर में कितना-कितना पढ़ना है। इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। तो जाइएगा, देखिएगा, और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो चलिए अब आज की जो क्लास है ये शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उससे पहले जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और क्लास फर्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है। क्लास फर्स्ट कुछ और नहीं बल्कि हमारा यूट्यूब चैनल है। तो आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे।
कि 1990 में इराक ने किस देश पर हमला करके उस पर नियंत्रण कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया? क्या वो ईरान था? क्या वो सऊदी अरब था? क्या वो बहरीन था? क्या वो कुवैत था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुवैत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो जो था कुवैत था, जिस पे इराक ने, माफ कीजिएगा, इराक ने कब्जा कर लिया था। और क्यों किया था इसके बारे में डिस्कशन मैंने अपने सेशन में किया है, अपने जो जो चैप्टर है उसमें किया है, तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जाकर के आप देख लीजिए, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, सारा कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी? वो अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था जॉर्ज बुश। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जब यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति दे दी, उसी समय जॉर्ज बुश ने, जब ये अनुमति मिल गई, तो जॉर्ज बुश ने उस अनुमति को, या यूँ कह सकते हैं कि उस डिसीजन को, यूनाइटेड नेशन के उस डिसीजन को नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध का कूट नाम क्या था? कूट नाम अर्थ इंग्लिश में इसको कोड नेम बोलते हैं। जैसे कि हमारे हमारे यहाँ जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में, 1998 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो इसी तरह से कूट नाम दिया गया था प्रथम खाड़ी युद्ध को, या इसको कह सकते हैं जो ये सैन्य अभियान था, इसका कूट नाम दिया गया था। वो भी किसके द्वारा दिया गया था? यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था, और इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध के वक्त इराक के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पूछा जा रहा है इराक। इराक के जो राष्ट्रपति थे, नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। और यहीं पे मैं बात करूं कि प्रथम खाड़ी युद्ध के वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अगर मैं बात करूं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रथम खाड़ी युद्ध के वक्त या युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो यह कौन थे? यह थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश, ध्यान रखिएगा नाम, क्योंकि अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है स्मार्ट बमों का काफी ज्यादा यूज हुआ था। अमेरिका ने युद्ध क्षेत्र से दूर रहते हुए ही काफी दूर बहुत ज्यादा बमबारी की थी, और यह संभव हो पाया था क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा थी। टेक्नोलॉजी की वजह से जो बमों को कहा गया स्मार्ट बम कहा गया, और क्योंकि इसमें कंप्यूटर के द्वारा ही उसको ऑपरेट किया जाता था, इसलिए इसको कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिका ने खुद को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया? क्या वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, या जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश थे, या फिर बिल क्लिंटन, या बराक ओबामा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बिल क्लिंटन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन के समय में अमेरिका ने खुद को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था यह कब हुआ था, जिसको हम 9/11 के नाम से जानते हैं। 9/11, तो इसका जो फॉर्मेट है, पहले क्या है, मंथ है, यानी कि जो महीना होता है वो, उसके बाद डे है, ठीक है, उसके बाद ईयर है। अमेरिका में ऐसा फॉर्मेट चलता है, ठीक है, अमेरिका में यही फॉर्मेट चलता है। तो पहले मंथ हो गया, उसके बाद डे हो गया। तो डे अगर मैं बात करूं, अगर मैं उल्टा करके लिखूं, तो 11 डे हो जाएगा, और मंथ 9 है, तो 9 का अर्थ सितंबर, और ईयर कब हुआ था? 2001 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आंसर भी मिल गया होगा कि 11 सितंबर 2001 को विश्व ट्रेड सेंटर या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? 9/11 के बाद अमेरिका ने एक सैन्य अभियान लॉन्च किया, उसी के बारे में पूछा जा रहा है
यानी कि 2001 में जो अमेरिका के द्वारा सैन्य अभियान लॉन्च किया गया था उसी के बारे में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नहीं, ये प्रथम खाड़ी युद्ध का कोड नाम था। उसके बाद ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नहीं, 2003 में अमेरिका ने इराक पे जो हमला किया था उसका नाम दिया गया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच ये भी नहीं था। यह जो था जब नैरोबी और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास पे बमबारी की गई थी, तो जिन्होंने भी बमबारी की थी, अलकायदा ने बमबारी की थी, तो उसको पनिश करने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच नाम से एक सैन्य अभियान लॉन्च किया था बिल क्लिंटन के समय में। और जो 3 नहीं है, इसका मतलब हमारा चौथा आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मानी उसने, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों का अवहेलना कर दिया और इसके बावजूद इराक पर आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के मना करने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इजाजत नहीं दी थी इस हमले की। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। अमेरिका का कहना था कि इराक सामूहिक संहार के हथियार बना रहा है और इसको रोकना बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत जरूरी है, और इसीलिए 40 देशों को अमेरिका एक साथ लाता है और सभी मिलकर के एक फौज बनाते हैं और सबने इराक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वहां इस तरह की कोई बात नहीं थी, इराक सामूहिक संहार के हथियार नहीं बना रहा था और अमेरिका का इराक पर हमला करने का मकसद कुछ और ही था। और ये क्या था, ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया है अपने सेशन में, तो जाकर के जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो अभी वर्तमान समय में जो बाइडेन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? देखिए यहाँ पे टर्म आया नहीं, आता है कभी कभी केवल, ठीक है, इस सब से हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल, नहीं, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब कीवर्ड है, आपको एग्जाम में फंसाने के लिए दिए जाते हैं। और यहाँ नाटो का सदस्य नहीं पूछा जा रहा है, तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, फिनलैंड। नाटो की बात करूं मैं, तो नाटो का जो पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नाटो, ठीक है, मैं लिख दूं यहाँ पे NATO, नाटो। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोला जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक। और इसका जो जो सदस्य देश हैं यह 31 अब हो गए, इससे पहले 30 थे, और जो 31वां देश है यही फिनलैंड जो है, 31वां देश है, ठीक है। फिनलैंड 31वां देश है, तो ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि नाटो का 31वां सदस्य कौन सा है, तो फिनलैंड हो जाएगा। या नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो 31। इसकी स्थापना कब हुई थी, सब कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? जस्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नाटो की स्थापना जो हुई है 1949 में हुई है, 1949 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC करके मैं दे रहा हूँ, तो कहीं हो सकता है क ख ग करके भी पूछ ले, या रोमन में पूछ ले 1 2 3 करके, ऐसे करके 1 2, ठीक है, 2 यहाँ माफ कीजिएगा, 2 3 एंड 4 कैसे भी पूछ सकता है। तो बस कंसेप्ट क्लियर रखना है, चाहे किसी भी नंबर पे दे दे, C को A पर दे दे, कभी कभी ऐसे भी होता है, A यहाँ दे देगा, फिर C देगा, फिर B देगा और फिर D दे देगा, ऐसे भी होता है, तो पजलिंग कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? क्या भारतीय संसद पे हमला हुआ था? तो भारतीय संसद पर हमला तो हुआ था 2001 में, लेकिन यहाँ पे दिसंबर 2001 में हुआ था, दिसंबर
2001 में हुआ था। क्या ताज होटल पे हमला हुआ था? तो ताज होटल पे हमला 2008 में हुआ था। तो बचा कौन सा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो है उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो सी ऑप्शन है, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, तो जरूर हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। विश्व व्यापार केंद्र पर जो आतंकवादी हमला हुआ था, यह 2001 में ही हुआ था और 11 सितंबर को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक पहले से लगाया गया है। तो 50 राज्य और ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला कर दिया था? तो 2003 में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पे आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और इस आक्रमण का, हमला का जो नाम रखा गया था, जो कूट नाम था इस हमले का, जो कूट नाम था, जिसको कोड नाम भी बोलते हैं, कोड नेम जो रखा गया था अमेरिका के द्वारा, यह ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा गया था। ऑपरेशन, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? इंटरनेट हमें किसने दिया है? जिस इंटरनेट के माध्यम से आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन यूट्यूब चलाने के लिए इंटरनेट की जो आवश्यकता होती है, वो इंटरनेट किस देश की देन है? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। यही पूछ ले कि एमबीए किसकी देन है? एमबीए किस देश की देन है? ठीक है, तो यहां पर भी हो जाएगा अमेरिका, यूएसए हो जाएगा इसका आंसर। एमबीए वाले का भी आंसर हो जाएगा यूएसए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ये पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा या रोनाल्ड रीगन, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बराक ओबामा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो रोनाल्ड रीगन थे, यह भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं या थे? तो यहाँ पे रोनाल्ड रीगन का ऑप्शन दे देगा, तो रोनाल्ड रीगन हो जाएगा। बिल क्लिंटन भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज बुश भी थे, बराक ओबामा भी थे, रोनाल्ड रीगन थे। ये सभी के सभी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन जो नोबेल पुरस्कार मिला यह बराक ओबामा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई थी? तो जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और केवल दो ही महाशक्तियों की लड़ाई थी, एक महाशक्ति सोवियत संघ और दूसरी महाशक्ति यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो जाहिर सी बात है, जब एक का विघटन हो जाएगा, एक का पतन हो जाएगा, तो दूसरा अपने आप दूसरे का वर्चस्व है जो कायम हो जाएगा। तो जो यही एक ध्रुवीयता की स्थिति कहलाई थी, और वो जो दूसरा महाशक्ति था जो बच गया था, वो अमेरिका था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ? देखिए, ये कहा जाता है कि अगस्त 1990 में ही इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इराक को समझाया गया, फिर रेजोल्यूशन संयुक्त राष्ट्र संघ में लाया गया, और फिर जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी, या सिंपल शब्दों में कहे कि इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति दे दी, तो सभी देशों ने मिलकर, अमेरिका के नेतृत्व में करीब 34 देश थे, उन सभी ने मिलकर इराक पर आक्रमण किया, और इसे ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। तो जो इराक पर आक्रमण किया गया था, उस डेट से प्रथम खाड़ी युद्ध प्रारंभ होता है। तो यह डेट था 17 जनवरी 1991। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और खत्म कब हुआ? 28 फरवरी 1991 को प्रथम खाड़ी युद्ध खत्म हो गया, या फिर यूं कहे कि समाप्त हो गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन क्या है? क्या वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, या फिर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, या फिर वित्त मंत्रालय का मुख्यालय, या फिर ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, और जितने भी बच्चे थ्योरी की क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? अमेरिका ने जो है, अमेरिका वर्चस्व जो धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी 1945 से ही। उसके बाद 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई है। हालांकि बाद में जाकर दुनिया को पता लगा कि वह वर्चस्व के दौर में जी रही है।
लेकिन हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है, तो 1991 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में, जिनके पूछे जाने की संभावना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। हमारा चैनल, हमारा लेक्चर कैसा लगा आपको? जैसा भी लगा हो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कंटिन्यू सेशन को जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता रहे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू।